आज हम सब द्वितीय अध्याय को देखते हैं। सामान्य चर्चा हम लोगों ने कर ली थी कि जो शब्द है उसके 3 भेद होते हैं। शब्दों ये भेद जो है शब्दों की उपाधियों के भेद हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। ये 3 शब्द हैं, उसके 3 अर्थ हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। फिर आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं कि तात्पर्यार्थोपिकेषु चित्, जो अभितान्वयवादी हैं, अभितान्वयवाद को जो मानने वाले हैं वह तात्पर्यावृत्ति को मानते हैं, तात्पर्यार्थ को मानते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। अब पंक्ति को हम लोग देखते हैं कि पंक्ति से क्या इसका अर्थ निकलता है। तो देखिए, कह रहे हैं कि आकांक्षा योग्यता सन्निधिवशात् वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम समन्वये तात्पर्यार्थो विशेष वपुरपदार्थोऽपि वाक्यार्थः समुल्लसति इति अभितान्वयवादिनां मतम्। अभितान्वयवादियों का मत है। क्या मत है अभितान्वयवादियों का? तो देखिए बता रहे हैं कि आकांक्षा योग्यता सन्निधिवशात्, कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि वाक्यार्थ के निकालने के लिए आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि होनी चाहिए। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। राम, रामः इस पद का अर्थ हुआ, गच्छति इस पद का अर्थ हुआ। तो रामः पद केवल कहने पर एक आकांक्षा होगी, ठीक है। उसमें योग्यता होनी चाहिए, जो पद अगला आएगा, और दोनों में सन्निधि होनी चाहिए। ये नहीं कि सुबह रामः बोले और शाम को सन्निधि गच्छित बोले, ऐसे नहीं। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि विषाद वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम। वक्ष्यमाण मतलब जो कहने वाला, कहा जाने वाला जो स्वरूप है पदार्थों का, उन पदार्थों के समन्वय होने पर तात्पर्यार्थो, जो तात्पर्यार्थ है वह क्या है? विशेष वपुः, एक विशेष प्रकार का है, ठीक है। तात्पर्यार्थो हमने बताया था कि घटम करोति, घट है, अम है और क्री है, तिप है। इस प्रकार से अम का कर्मत्व, ठीक है, और तिप का कर्तृत्व। ऐसे ऐसे पूरा एक संबंध बनाएंगे पहले, ठीक। संबंध बनाने के पश्चात, और यह तात्पर्यार्थ क्या है? विशेष वपु है, अपदार्थ है, पद का अर्थ नहीं है। क्या जो इसमें हमने अर्थ क्या बताया था कल? घटम करोति का अर्थ क्या बताया था? घट वृत्ति कर्मत्वानुकूला कृति। तो यहाँ पर अनुकूला, यह कहां से आ गया? वृत्ति, यह कहां से आ गया? यह क्या है? विशेष वपु है और अपदार्थ है, पद का अर्थ नहीं है। क्या? वृत्ति और अनुकूल एक सामान्य अर्थ में हम समझा रहे हैं, विशेष अर्थ इसका कुछ और ही है, विशेष व्याख्या। तो घट वृत्ति कर्मत्वानुकूला कृति ही जो हमने इसका अर्थ निकाला, तो वृत्ति और अनुकूला ये शब्द कहां से आया? विशेष वपु है और पद, किसी पद का अर्थ नहीं है, न तो घट पद का अर्थ है, न तो करोति इस पद का अर्थ है। अपदार्थ अपि, पदार्थ न होते हुए भी वाक्यार्थः समुल्लसति, वाक्यार्थः समुल्लसति, जो वाक्यार्थ है वह होता है। वाक्यार्थ समुल्लसति अर्थात प्रतीत होता है, ठीक। इति अभिहितान्वयवादिनां मतम, यह अभिहितान्वयवादियों का मत है। हमने कल बताया था कि अभिहित और अन्वय, पहले पदों का अर्थ होता है, फिर उनका जो है आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि वसात जो है उनका अन्वय होता है। तो अभिहित अन्वयवादिनां मतम। अब आगे कह रहे हैं अन्विता विधानवादियों के बारे में कि वाच्य एव वाक्यार्थ इत्यन्विता विधानवादिनः। वाच्य एव वाक्यार्थ, वाच्य ही क्या है? वाक्यार्थ है। इति अन्विता विधानवादिनः, यह अन्विता विधानवादी लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कि वाच्य एव वाक्यार्थ, जो वाच्य है वही क्या है? वाक्यार्थ है। यह अन्विता विधान, अन्वित अभिधान वह पहले से ही अन्वित है। उस अन्वित
का हम अभिधान कर रहे हैं, उसका व्याख्यान कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, वही उसका बोधन हो रहा है, अभिधा से बोध हो रहा है, वही अभिधान है। तो अन्विताभिधान, जैसे घोड़े को लाओ, अब घोड़े को लाओ यह पूरा, यह अन्वित पद है, अन्वित पदों का समूह है। इन अन्वित पदों के समूह से अर्थ निकाला जाता है। घोड़े को ले जाओ, गाय को लाओ, यह घोड़ा, गाय, ले जाओ, ले आओ, अलग अलग अर्थ नहीं निकलेगा। जो सुनने वाला है, जो बालक है, उसको अलग अलग अर्थ नहीं निकलेगा, पूरा अन्वय सहित, अन्वय पहले से वो हुआ रहेगा, उसके पश्चात उसका अर्थ निकलेगा। तो जो वाच्य है, जो कहा गया, वही उसका वाक्यार्थ है। इति अन्विताभिधानवादिनः, ऐसा अन्विताभिधानवादी लोग कहते हैं। इतना हम लोगों ने देखा। अब आगे कह रहे हैं कि तत् सर्वेषां प्रायशोर्थानां व्यंजकत्वमपि प्रायशः सर्वेषां अर्थानां, प्रायः सभी अर्थों का व्यंजकत्वम अपि इष्यते, व्यंजकत्व होता है, अर्थात सभी अर्थ क्या होते हैं, व्यंजक होते हैं। हमने पढ़ा था कि वाचक शब्द से वाच्यार्थ होता है, लाक्षणिक शब्द से लक्ष्यार्थ होता है, व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ होता है। लेकिन व्यंजक केवल शब्द ही नहीं होता है, अर्थानाम सर्वेषाम अर्थानाम व्यंजकत्वम अपि इष्यते, सभी अर्थ भी व्यंजक हो जाते हैं। जो वाच्यार्थ है वह भी व्यंजक हो जाता है, उससे भी व्यंग्य निकलता है। जो लक्ष्यार्थ है वह भी व्यंजक हो जाता है, उससे भी व्यंग्य निकलता है। जो व्यंग्यार्थ है वह स्वयं एक दूसरा व्यंग्य निकलता है। यह कैसे होता है? तो अब हम तीन उदाहरण के द्वारा तीनों को देखेंगे कि कैसे वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ निकलता है, कैसे लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ निकलता है, और कैसे व्यंग्यार्थ से व्यंग्य निकलता है। चलिए देखते हैं। तो तत्र वाच्यस्य यथा, वाच्य का उदाहरण दे रहे हैं कि मातर गृहोपकरणम मध्य खलु नास्ति इति साधितम त्वया तद्भण किम करणीयमेवमेव न वासरः स्थायी। एक कन्या अपनी माता से कह रही है कि मातः, मातः संबोधन एक वचन, हे मातः, हे माता, गृहोपकरणम, गृह का उपकरण अर्थात कुछ सामग्री है, जैसे घर के हल्दी, नमक इत्यादि कुछ उपकरण जो है, वह अद्य खलु न अस्ति, आज नहीं है, इत साधितम त्वया, ऐसा आपके द्वारा बताया गया था, ऐसा आपने अभी बताया था। तद भण, तो कहिए, किम करणीयम, क्या करना है, क्यों, क्यों कहिए? तो बताते हैं, एवमेव वासरः स्थायी न, इस प्रकार से जो वासर है, जो दिन है, वह स्थायी नहीं रहेगा, अभी रात्र हो जाएगी और रात में तो जाना मुश्किल हो जाएगा। तो वासर स्थायी न, जो वासर है, जो दिन है, वह स्थायी नहीं रहेगा। और आपके ही द्वारा भी कहा गया था कि गृह का उपकरण नहीं है, जो सामग्री है वह खत्म हो गया है, लाना है, तो जल्दी कहिए क्या करना है, लाना है अथवा नहीं लाना है। यह क्या है? यह वाच्य है। वाच्यार्थ हमने जाना कि एक कन्या है, अपनी माता से कह रही है कि अभी आपने कहा कि घर का उपकरण नहीं है, कुछ सामग्री नहीं है, तो बताइए, अभी शाम होने वाली है, रात्रि हो जाएगी, इसलिए अभी हम लेते आए, क्या करना है? यह वाच्यार्थ है। अब इससे व्यंग्यार्थ क्या हो रहा है? तो नीचे देखिए, अत्र स्वैर विहारार्थिनी इति व्यज्यते, वह घूमना चाहती है, घर के उपकरण लाने की बहुत लालसा नहीं है, वह इसी बहाने घूमना चाहती है। स्वैर विहारार्थिनी, स्वैर विहार करना चाहते हैं, अपनी इच्छा से घूमने जाना चाहती है, इसलिए से स्वच्छंद, स्वैर मतलब स्वच्छंद विचरण करना चाहती है, घर से बाहर निकल करके, इस कारण से कह रही कि जल्दी कहिए नहीं तो भी रात्रि हो जाएगी, उसको तो एक बहाना चाहिए। यह क्या हो रहा है? व्यंग्य निकल रहा है। किससे व्यंग्य निकल रहा है? वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ निकल रहा है। अब लक्ष्यस्य यथा, अब लक्ष्यार्थ से कैसे व्यंग्यार्थ निकलेगा, उसके बारे में देखिए। तो कहते हैं, साधयन्ते सखि सुभगम, कहीं कहीं अनुस्वार इत्यादि की कमी हो गई है, तो उसको हम लोग अपने समझ लेंगे। तो साधयन्ते सखि सुभगम
क्षणे क्षणे दूनासि मत्कृते सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम तावद विरचितम त्वया। देखिए, एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि सखी, हे सखी, मत कृते शुभगम साधयन्ति, मेरे लिए अच्छा करते हुई। ठीक है, अर्थात वह जो सखी है, देखिए, जब श्रृंगार रस होता है तो दो पक्ष में होता है, स्त्री और पुरुष। तो उस श्रृंगार रस को पूर्ण करने के लिए कुछ सहायक भी होते हैं, स्त्री की तरफ से उनकी सखियां और पुरुष की तरफ से उनके मित्र। तो जब कोई अ, नाराजगी होती है, कोई बात होती है, तो वह उसकी सहायता के लिए जाते हैं। तो यह सखी जो है उसको सहायता कर रही है। इस वाच्यार्थ, देखिए वाच्यार्थ क्या आ रहा है कि हे सखी, मत कृते, मेरे लिए शुभगम साधयन्ति, अच्छा करती हुई, क्षणे क्षणे दूना असी, तुम क्षण क्षण दुबली होती जा रही हो। तुम क्षण क्षण क्या हो जा रही हो? दुबली होती जा रही हो। सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम, सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम, सद्भावना और स्नेह के सदृश जो भी करना है, जो भी करणीय है, वह सब तावत त्वया विरचितम, वह सब तुमने किया। जो सद्भाव से युक्त और हमारे प्रति स्नेह से युक्त तुमको करना चाहिए, वो सब तुमने किया, और क्षण क्षण तुम दुबली हो जा रही हो मेरा हित करती हुई। अब देखिए, यह वाच्यार्थ था। अब यहां पर क्या है? व्यंग्या, यहां पर अब यह जो सखी कह रही है, यह ऐसी सखी के प्रति कह रही है जो कि अच्छा कार्य न करके उसके विपरीत कार्य कर रही है। जैसे कोई हमारा प्रिय है, वह हमारे प्रति कुछ गलत कार्य कर गया, तो हम उससे कहते हैं कि यार बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, जो जितना कर सकते थे उतना खूब किया तुमने, कमेंट करते हैं जैसे। तो यहाँ पर वह वाच्य का क्या हो गया? मुख्यार्थ का बाद हो गया। वह सुंदर कार्य नहीं कर रही है, तो क्या हो रहा है? वाच्यार्थ का क्या हो गया? बाद हो गया। ठीक है, मुख्यार्थ का बाद हो गया। अब तो यहाँ पर विपरीत लक्षणा भी यहाँ पर हम देखते हैं। विपरीत लक्षणा यहाँ पर बिल्कुल विपरीत कर दीजिए कि मत कृते शुभगम के स्थान पर दुर्भगम, गलत कार्य करती हुई, मेरे लिए गलत कार्य करती हुई, साधयंती क्षणे क्षणे दूनासी, दूनासी नहीं, तुम तो एकदम स्वस्थ होती जा रही हो। और सद्भाव की जगह पे दुर्भाव, दुर्भावना इत्यादि के लिए जो भी तुमको करना चाहिए था, सब तुमने किया। अत्र मत प्रियम रमयंत्या, यहाँ पर मेरे प्रिय से रमण करती हुई, त्वया तुम्हारे द्वारा शत्रुत्वम आचरितम, वह उसके प्रिय को मनाने के लिए गए और स्वयं रमण करने लगी। तो मत प्रियम रमयंता, मेरे प्रिय से रमण करती हुई तुम्हारे द्वारा शत्रुत्वम आचरितम, शत्रुता का आचरण किया गया। इति लक्ष्यम, यहाँ पर क्या है? यह लक्ष्य है। और तेन च कामुक विषयम सापराधत्व प्रकाशनम व्यंग्यम, और इस लक्ष्य से क्या व्यंग्य क्या निकल रहा है? अब लक्ष्यार्थ आया, अब लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ का क्या आएगा? कामुक विषयम, जो कामुक विषय वहां पर किया गया, काम संबंधी जो कार्य किया गया, वह क्या है? सापराधत्व प्रकाशनम, वह अपराध से युक्त है, वह अपराध का प्रकाशन है, वह अपराध से युक्त है, अर्थात तुमने अपराध किया है। यह वहां पर व्यंग्य आ रहा है, लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ आया। चलिए, अब व्यंग्यार्थ से व्यंग्यार्थ कैसे आता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। व्यंग्यस्य यथा, व्यंग्यस्य यथा पश्य निश्चल निष्पन्दा विसनी पत्रे राजते बलाका, निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख सुक्रियो।
कोई किसी को दिखा रहा है कि पश्य, देखो, बिसनी पत्रे, बिसनी के पत्र पर, देखो, बिसनी अर्थात कमल, कमल के पत्ते पर निश्चल निष्पंदा, निश्चल और निष्पंद। देखिए, निश्चल निष्पंद में अंतर क्या है? एक ही अर्थ आ रहा है, इसमें अंतर क्या है? निश्चल, चलना क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, अर्थात गति करना, यह क्या है? चलना है। स्पंदन क्या है? एक जगह ही बैठ करके हिलना डुलना, यह स्पंदन है। तो वह जो बलाका है वह कैसी है? एक तो उड़ नहीं रही है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही है, और हिलडुल भी नहीं रही है। निश्चल और निष्पंद बलाका राजते, जो बलाका है, जो बगुली है, वह विराजित हो रही है। कैसे बता रहे हैं? शंख सुक्ति, ओ शंख की सुक्ति के समान। कैसी शंख की सुक्ति? निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख सुक्ति है। निर्मल अर्थात मल से रहित, बिल्कुल स्वच्छ, जो हरे रंग की मरकत मणि है, मरकत मणि का भाजन अर्थात तस्तरी, जो पात्र है, उस पर रखी हुई शंख की सुक्ति के समान। देखिए, जो पत्ता है, पत्र हरे रंग का है, उस पर श्वेत रंग की बलाका बैठी हुई है। वह कैसे हो रही है? मरकत मणि हरे रंग की होती है, उस पर शंख की सुक्ति सफेद रंग की रखी हुई, इस प्रकार वह विराजित हो रही है। इसका वाच्यार्थ है। अब वाच्यार्थ से हम देखते हैं कि व्यंग्य क्या निकल रहा है। अब निष्पंदन है उसके अंदर, तो अत्र निष्पंदत्वेन आश्वस्तत्वम, निष्पंद होने से वह आश्वस्त है, बिल्कुल आश्वस्त। जब हम हिलेंगे डोलेंगे, एक जगह स्थिर रहेंगे, तो इससे मतलब क्या होगा? आश्वस्त होना। और आश्वस्त कब होगी? जनरहितत्वम, जब वहां पर कोई व्यक्ति नहीं होगा। पुष्प पक्षी तब आश्वस्त होते जब वहां पर कोई अन्य नहीं होता है। तो जनरहितत्वम, जनरहित है यह स्थान। आश्वस्त यह व्यंग्याया, फिर जनरहितत्व यह व्यंग्याया आश्वस्तत्व से। अब इसके पश्चात क्या होता है? देखिए, व्यंग्य से व्यंग्य निकल रहा है। अतः संकेत स्थानम एतत् इति, यह मिलने के लिए संकेत स्थान अर्थात यह जनरहित स्थान है, यहाँ पर हम लोग मिल सकते हैं। यह कयाचित कंचित प्रति उच्यते, कोई किसी के प्रति कह रहा है, ऐसा। यह यहाँ पर क्या हो रहा है? व्यंग्य आ रहा है, व्यंग्य से व्यंग्य। अथवा दूसरा भी व्यंग्य आ रहा है। क्या व्यंग्य आ रहा है? कि यह, अब किसी ने किसी को मिलने के लिए कहा था कि हम यहाँ पर मिलेंगे, अब वह जा करके उससे कह रहा है कि हम आए थे, तुम नहीं आए। तो वह पुनः लेकर गई, कह रही है कि मिथ्यावदसी, तुम मिथ्या कह रहे हो, तुम नहीं आए थे यहाँ पर। न तुम अत्र आगतो अभू हुई थी, तुम यहाँ पर नहीं आए थे। अगर तुम यहाँ पर आए होते तो यह जो बिसनी पत्र पर बलाका बैठी हुई है, यह निश्चल और निष्पंद नहीं होती। अर्थात इसके निश्चल निष्पंद होने का तात्पर्य यह है कि तुम यहाँ पर नहीं आए थे, झूठ बोल रहे हो। ऐसा यहाँ पर व्यंग्यार्थ आता है, व्यंग्य से व्यंग्यार्थ आ रहा है। ठीक, इसके पश्चात वाचकादि नाम क्रमेण स्वरूपमाह, जो वाचक इत्यादि जो हैं उनके स्वरूप को आगे अब बताएंगे। चलिए, आज कुछ विशेष कार्य है, इसलिए आज की कक्षा हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। इतने में यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो भी उस पर हम चर्चा कर सकते हैं।